तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे बिहेवियर की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 3 अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखे तो आप वह देखिए, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। ये हमारे पिछले लास्ट टॉपिक में हमने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी परीक्षण या परीक्षण या व्यक्तित्व मूल्यांकन के बारे में। वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की समझ के लिए किए गए जो औपचारिक प्रयास होते हैं उसे व्यक्तित्व मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात उसके पर्सनैलिटी चेकिंग या फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है, जो हम किस लिए करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए जो भी औपचारिक प्रयास करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी औपचारिक प्रयास करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है? मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहारों को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम शुद्धता के साथ समझना और उनकी भविष्यवाणी करना होता है। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है? मूल्यांकन का लक्ष्य होता है लोगों के व्यवहारों को क्या होता है, लोगों के व्यवहारों को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम शुद्धता के साथ क्या करना है, न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम शुद्धता के साथ समझना और उनका भविष्यवाणी करना होता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की या फिर परीक्षण की। तो व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियाँ होती है। व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियाँ होती हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहली विधि आती है आत्म प्रतिवेदन विधि। क्या आती है? आत्म प्रतिवेदन विधि का मतलब सेल्फ रिपोर्ट मेजर। मतलब हम व्यक्ति से खुद ही पूछ लेते हैं कि भाई आप खुद ही बता दो, हमसे मेहनत मत कराओ कि आप कैसे इंसान हो। तो पहला तरीका प्रत्यक्ष मूल्यांकन। हम सवाल पूछते हैं कि भैया आपको आम पसंद है? हाँ मुझे आम पसंद है, ये नहीं है। तो जो भी हम उनके बारे में जानना चाहते हैं हम डायरेक्ट उनसे सवाल पूछते हैं और वो हमें सीधे सीधे जवाब दे देते हैं। लेकिन इसमें एक कमी रहती है। क्या कमी रहती है? ये कम विश्वसनीय होते हैं। कम विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति खुद की बुराई कभी नहीं करता है। यदि उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में यदि कोई खोट भी है तो वह कभी भी उस खोट के बारे में नहीं बताएगा, चाहे उसको कितना ही पता क्यों न हो। इसलिए वो क्या होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। फिर ये होता है आदमी को देख के उत्तर भी बदल सकते हैं। कई बार क्या होता है, कभी कहेंगे मुझे आम पसंद है तो अगली बार पूछेंगे तो हो सकता है कहेंगे कि मुझे नारंगी पसंद है, तो उनका उत्तर भी बदल सकता है। और सीधी बात कहें तो ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस तरह के जो मापन करने के बाद जो जवाब आते हैं तो इस तरह जवाब कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं। दूसरी आती है प्रक्षेपण तकनीक, जिसको प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको पता नहीं लगने देते हैं कि उसके पर्सनैलिटी को किस तरह से चेक कर रहे हैं, लेकिन हम उसको चेक करते हैं। ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति बनावटीपन कम से कम कर सकता है, अर्थात अधिकतर समय या अधिकांश समय उसके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन हो पाता है। इसमें उत्तर नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर मांगते ही नहीं है मुझसे। हम किसी भी प्रश्न का उत्तर उससे नहीं मांगते, बल्कि अपनी कुछ विधियाँ होती है, कुछ तकनीकें होती हैं, इनके माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। और ये कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं कि ये आसानी से बदलते नहीं है। अब तीसरा आता है बिहेवियरल एनालिसिस, मतलब व्यवहार परक विश्लेषण। मतलब वो जो बंदा है जिसके बारे में हमें पता करना है, हम उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत समय तक उस पर नज़र बना के रखते हैं, जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ हैं। एक एक करके इन विधियों के बारे में बातचीत करते हैं। पहली विधि आती है आत्म प्रतिवेदन मापन विधि। क्या? आत्म प्रतिवेदन मापन विधि की बात करें तो इसके अंदर पहला आता है हमारा MMPI। MMPI मतलब मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। क्या? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। क्या? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री मतलब मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, या फिर हमारे जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। मतलब पूरे विश्व में तो MMPI चलती है और हमारे जोधपुर के अंदर कौन सी चलती है, JMPI। तो इसको कहते हैं हमारी आत्म प्रतिवेदन मापन विधि की पहली विधि। देखते हैं, मतलब हम व्यक्ति से खुद ही पूछेंगे। तो इसके अंदर क्या, हाथवे और मैकिनले। क्या? हाथवे और मैकिनले 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक उपकरण के रूप में विकास किया। मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो मानसिक रूप से बीमार है, तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि बीमार है या नहीं है।
तो इन कुछ चीज़ों को पता करने के लिए जो हमारे हाथवे और मैकिनले जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक उपकरण के रूप में विकास किया। इसका प्रकाशन उन्होंने 1943 एडी में किया। कब किया उन्होंने? 1943 एडी में हमारे इसका प्रकाशन किया, ये MMPI का। अब MMPI में क्या है, 567 कितने 567 कथन है, जिसका जवाब हाँ और ना में देना होता है। सवाल होता है, सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाता है। कुल कितने 567 कथन है। व्यक्ति को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय देना है। कई बार क्या होता है, उनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि भैया क्या आप ट्रेन में जाना पसंद करेंगे या नहीं, तो वो कहेंगे ट्रेन में जाना पसंद करेंगे तो यस, और नहीं जाना पसंद तो नो। अब इसे क्या 10 उपमानियों सब स्केल में विभाजित किया जाता है। जो हमारा कि ऐसे मान लीजिए कि टोटल तो 567 कथन है, अब इनको 10 पैमानों में बांट के रखते हैं। 567 कथनों को हम क्या करेंगे, 10 पैमानियाँ या सब स्केल में बांट के रखते हैं, जो मनोवैज्ञानिक बीमारियों के निदान में सहायता करते हैं। जैसे हमारे किसी को अवसाद है, सामाजिक अंतर्मुखता है, तो इन सब चीज़ों का निदान में ये सहायता करते हैं। अब भारत में मल्लिक और जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची मतलब JMPI प्रकाशित की थी। या JMPI किसने प्रकाशित की? हमारे मल्लिक और जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची प्रकाशित की। अब आता है, ये तो हमारा हो गया MMPI। दूसरा आता हमारा आइजेंग का व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ, आइजेंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी। तो हैंस आइजेंक और साइबिल आइजेंक, ये दो आइजेंक है, हैंस आइजेंक और साइबिल आइजेंक, इन्होंने वर्ष 1975 में 32 विशेषकों या 32 ट्रेट के आधार पर 57 प्रश्नों की व्यक्तित्व प्रश्नावली तैयार की, जिसमें कितने प्रश्न थे? 57 प्रश्न। तो इसने 57 प्रश्न लिए, वो 567 थे, उसमें 6 हटा दिया, तो 6 हटाते 57 ही रह गए। तो 32 विशेषकों के आधार पे, मतलब 32 विशेषकों के आधार पे कितने 57 प्रश्न, उसमें 10 उप पैमानियों के आधार पर 567 कथन थे MMPI में। तो इसकी बात करें तो आरंभ में ये जो प्रश्नावली है व्यक्तित्व के पहले 2 आयामों के जो मूल्यांकन के लिए थी। क्या पहले दो ही आयामों के लिए के मूल्यांकन के लिए थी, बाद में इसे तीसरे आयाम के लिए भी उपयोगी बना दिया, मतलब तीसरे आयाम के लिए भी इसको काम में लेने लग गए। तो हम देख सकते हैं वर्ष 1985 में इसका एक संशोधित संस्करण जारी किया गया, और उसमें क्या पूर्ण और लघु संस्करण थे, मतलब कुछ तो पूर्ण संस्करण थे और कुछ लघु संस्करण थे। पूर्ण संस्करण की बात करें तो उसमें 100 प्रश्न हुआ करते थे, और लघु संस्करण मतलब जिसमें 48 प्रश्न हुआ करते थे, और इन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। तो इस तरह हमने देखा कौन सा, हंस आइजेंक और साइबिल आइजेंक का व्यक्तित्व प्रश्नावली। अब आता 16 प्राथमिक कारक प्रश्नावली। 16 प्राथमिक कारक प्रश्नावली मतलब प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनरी। PFQ का मतलब होता है प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनरी। ये आता हमारे किसका? रेमंड कैटल का। तो रेमंड कैटल के द्वारा विकसित इस परीक्षण में 164 कथन होते थे। क्या होता है? रेमंड कैटल में क्या है, 164 कथन हुआ करते थे। तो इस परीक्षण का उपयोग इस परीक्षण का उपयोग सामान्यतः उच्च विद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी होते थे और वयस्क, इनके लिए किया जाता था कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। यह परीक्षण क्या व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण और व्यावसायिक परीक्षण, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आया है। क्या हमारी जो परीक्षण है, हमारा 16 प्राथमिक कारण प्रश्नावली, ये 16 प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनरी, तो यह क्या करता है, हमारे परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण और व्यावसायिक परीक्षण, इनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है। तो हमने देखा जो हमारा रेमंड कैटल का प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनरी है उसके बारे में। अब हमने 3 प्रकार देख लिए, MMPI देख लिया, रेमंड कैटल का 16 प्राथमिक कारण प्रश्नावली देख ली, और आइजेंक का व्यक्तित्व परीक्षण देख लिया। तीनों को परीक्षण को देख लिया, और तीनों हमारे क्या थे, जो आत्म प्रतिवेदन मापन विधि थी। आत्म प्रतिवेदन मापन का मतलब क्वेश्चन दिए जाते थे, क्वेश्चनों का जवाब सीधे बंदे से लिए जाते थे, वो सही बताता तो सही है, नहीं बताता तो गलत है, तो उसी के आधार पर हम इसको चेक करते थे, लेकिन ये कम विश्वसनीय होते थे। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करें वापस इसकी कि आत्म प्रतिवेदन की जो
तकनीक है इसमें कुछ कमियां पाई जाती है। पहले आते सामाजिक वांछनीयता। कई बार उत्तर इस आधार पर दिए जाते थे जो समाज में जरूरी और स्वीकार्य हो। मतलब हम जो उत्तर देंगे सामने वाला उसको देने से खुश हो रहा है तो हम वही उत्तर दे देते हैं, चाहे हम उसको पसंद करें या ना करें। अनुमन्यतः मतलब कि प्रश्नों की विषय वस्तु से निरपेक्ष होकर सहमत होना, जिसमें सामान्यतः हाँ कहा जाता है। मतलब जिस चीज़ को आप समझते ही नहीं हो, जो चीज़ जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें भी आप हाँ कह देते हो। इस मामले में क्या, उस मामले में भी आप कैसा जवाब देते हो? हाँ, हम ऐसा करते हैं। तो इस तरह का जवाब दे देते हो। मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग नहीं, अब ये तो हमने आत्म प्रतिवेदन माप की कमियां देख ली। अब हम दूसरे देखेंगे प्रक्षेपी तकनीक। कौन सी तकनीक है? प्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीक की बात करें तो मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन अभिप्रेरणाओं द्वारा नियमित होता है। अर्थात कई बार तो क्या है, हम क्वेश्चनों का जवाब तो सोच समझ के गलत भी दे देते हैं। क्या सोच समझ के गलत भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम अपना दिमाग नहीं चला पाते हैं। और उन स्थितियों में हमारे द्वारा किए गए कार्य या हमारे द्वारा किया गया जो हमारा जो व्यवहार होता है, ये हमारे वास्तविक किसको, वास्तविक पर्सनैलिटी या वास्तविक जो हमारा व्यक्तित्व है उसके बारे में हमें ये सबको बताता है। तो प्रक्षेपी तकनीक में हम यही करते हैं कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन अभिप्रेरणाओं के द्वारा नियमित होता है। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधियों के द्वारा मानव व्यवहार के अचेतन पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। कि जो प्रत्यक्ष विधि हमने देखी थी, तो उसके द्वारा मानव व्यवहार के जो अचेतन पक्ष है उसको उद्घाटित नहीं किया जा सकता। मतलब उससे सवाल नहीं किए जा सकते, जिससे व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसलिए मानव व्यवहार की जो अचेतन अभिप्रेरणाएं हैं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्षेपी तकनीक का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? प्रक्षेपी तकनीक का विकास किया गया। अब प्रक्षेपी तकनीक की बात करें तो पहली तकनीक आती है इसमें रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण। क्या रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण की बात करें, रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण, तो मस्तिष्क या शाही धब्बा परीक्षण भी इसे कहते हैं। मस्तिष्क या शाही धब्बा परीक्षण भी इसे कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ था वो बात करते हैं। इस परीक्षण में शाही के धब्बों वाले 10 कार्ड लेते हैं। कितने? शाही के धब्बे वाले 10 कार्ड लेते हैं। हम अब आपको चित्र में दिखा देते हैं 10 कार्ड कौन कौन से हैं, शाही के धब्बे वाले कैसे हैं। एक मिनट। ये 10 कार्ड है रोशार्क इंक बोल्ट परीक्षण में 10 कार्ड है। तो इसमें देखो, एक तो ये ब्लैक एंड वाइट है, ये 3 4 5। आप देखेंगे 5 तो कार्ड क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। क्या है? 5 कार्ड तो कैसे ब्लैक एंड वाइट है। अब इसको देख लें। 2 कार्ड रेड है, एक तो ये कार्ड रेड है और एक ये कार्ड रेड है। 2 कार्ड रेड है, ये भी आपने देख लिया। और 3 कार्ड कलर्ड है। 3 कार्ड कैसे कलर्ड? कलर्ड में एक तो ये कार्ड कलर्ड है, एक ये कार्ड कलर्ड है और एक ये कार्ड रंगीन या फिर कलर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रोशार्क इंक बोल्ट परीक्षण है उसमें क्या 10 कार्ड लिए जाते हैं। 10 कार्ड में से 5 कार्ड तो क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। 5 कार्ड तो कैसे ब्लैक एंड वाइट होते हैं। सेम यही कार्ड है जो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और उनको दे दिया जाता है, जिसमें 2 कार्ड क्या होते हैं, रेड होते हैं और 3 कार्ड कैसे होते हैं, कलर्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10 कार्ड लिए जाते हैं, जिसमें 5 तो सफ़ेद और काले होते हैं, 2 कार्ड लाल और 3 कार्ड रंगीन होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड दे दी जाते हैं। अब इन कार्डों पर बहुत सारी आकृतियाँ उत्कीर्ण है, हमने देखी थी, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं इन पे। उन पे कहा जाता है कि इन कार्ड को देखकर आपको कैसी फीलिंग आती है, क्या अनुक्रिया देते हो। मतलब आप इसके बारे में कुछ तो बताओ कि इनको देख के आपके अंदर कैसी भावनाएं आती है, कुछ भी बता दो आपकी इच्छा हो तो जैसे वो अनुक्रिया देते हैं उसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण का निर्धारण करने का प्रयास किया जाता है कि इन चित्रों को देख के वह किस तरह की भावना के अनुसार क्या बताता है। तो उसको देखते हैं, सुनते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब क्या होता है, इसमें 2 चरण होते हैं। पहला क्या है, निष्पादन चरण, जिसके अंदर हम मुख्य कार्ड में क्या दिख रहा है वो पूछते हैं। कि जैसे एक कार्ड देंगे, कार्ड के अंदर पूछेंगे आप कार्ड के अंदर आपको क्या दिख रहा है।
किसी को भूत दिखते हैं तो किसी को क्या दिखता है, किसी में चुड़ैल दिखती है, किसी को घर दिखते हैं, किसी में भालू दिखता है, किसी को चमगादड़ दिखता है। तो किसके जैसी मंशा होती है, जिसका व्यक्तित्व होता है उसको वैसा ही दिखता है। तो पहले हमें क्या पूछते हैं निष्पादन के बारे में कि मुख्य कार्ड में आपको क्या दिख रहा है। फिर दूसरा पूछताछ के चरण में हम क्या करते हैं, कोई विशिष्ट अनुक्रिया कहाँ, कैसे और किस आधार पर की गई। फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि किसी पर्टिकुलर कार्ड को उठाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि इसमें आपने क्या देखा। उनसे पूछेंगे कि भैया हमने ये हिरण देखा या इसमें ये चीज़ दिखी। फिर हम उससे दूसरे चरण में पूछेंगे, पूछताछ चरण में, कि भैया तुमको ये चीज़ इसमें ऐसा क्या देखा तुमने जिस वजह से तुम्हें ऐसी फीलिंग आई कि ये मतलब हिरण तुम्हारा जवाब हो। तो हम उनके जो जवाब होंगे उनको फिर परीक्षण करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे कि ये जो जवाब है इसके आधार पर इसकी व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इस तरह हमने रोशार्क इंक वोल्ट परीक्षण देख लिया। फिर आता कथानक संप्रत्यक्षण या फिर आत्मबोध परीक्षण। 1930 में क्रिस्टियाना मॉर्गन और हेनरी मर्रे ने इसका विकास किया था। किसने? क्रिस्टियाना मॉर्गन और हेनरी मर्रे, इनके द्वारा इसका विकास किया गया था। इसका कथानक संप्रत्यक्षण या आत्मबोध परीक्षण, कथानक संप्रत्यक्षण या फिर आत्मबोध परीक्षण की बात करें तो क्रिस्टियाना मॉर्गन और हेनरी मर्रे, इनके द्वारा इसका विकास किया गया था। तो आगे बात करें इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31 कार्ड होते हैं। 30 काले और सफ़ेद, क्या 30 काले और सफ़ेद सचित्र कार्ड और एक होता है खाली कार्ड। 30 तो काले और सफ़ेद चित्र बने हुए होते हैं 30 पे तो, और एक क्या होता है खाली कार्ड होता है, जिन पर मानव जीवन की बहुत सामान्य सी घटनाएं होती हैं उससे संबंधित कुछ स्पष्ट चित्र होते हैं। कईयों पे एक से ज़्यादा चित्र भी हो सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्डों में 30 पे ब्लैक एंड वाइट कुछ चित्र से बने होते हैं, जिसमें मानव जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियां होती है, क्या मानव जीवन के संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, जिसमें एक कार्ड पे एक से ज़्यादा घटनाएं भी हो सकती है। तो बने होते हैं, उनको दिए जाते हैं कि भैया इनको देखो, और किसी पर्टिकुलर कार्ड के लिए कहते हैं कि ये कार्ड देखो, इस कार्ड को देख के तुम्हें क्या लगता है। वो बोलते हैं कि हमें ये लगता है कि तुमको जैसा भी लगता है इससे संबंधित कोई एक अच्छी सी कहानी बनाओ। तो प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, जो 5 लाइन 10 लाइन की कहानी बनाओ, और कहानी लिखने के लिए उसे कहा जाता है। फिर व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कहानी के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण और परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जो कहानी लिखेगा, जैसी कहानी लिखेगा, उस कहानी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो हम इस चीज़ को परखते हैं। फिर आता आत्मबोध या फिर प्रत्यक्षण। क्या होता है? आत्मबोध या प्रत्यक्षण। तो वो प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा पुराने अनुभव के आधार पर नए अनुभवों को आत्मसात कर एक नई अवधारणा विकसित की जाती है। किसमें? वो प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा पुराने अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों को आत्मसात करके एक नई अवधारणा विकसित की जाती है। मर्रे के अनुसार इस परीक्षण का विश्लेषण किन प्रसंगों में किया जाता है, देखते हैं। तो प्रसंग पहला, नायक। पहला क्या? तो नायक। प्रत्येक कहानी में नायक का पता लगाया जाता है। भाई हम ये तो समझ रहे हैं कि जैसे कोई मूवी दिखा दी किसी को कि भैया प्रत्यक्षण या आत्मबोधन की बात करें, ये मूवी देखो तुम, तो बोले देख लिया अभी मूवी, पुरानी सी को मूवी दिखा दी। अब उसको कहेंगे कि भैया ये मूवी देख ली, अब इसके अंदर जो जैसे 16 मूवी है, अब उसमें कहें कि ये जो धर्मेंद्र का रोल है, आज की जो हीरो है, आज की हीरोज में से किसको दे, तो उससे वो सोचेगा यार धर्मेंद्र का रोल तो यही जचेगा। फिर उससे पूछेंगे कि भैया धर्मेंद्र का रोल तुमने इसी को क्यों दिया। पहली बात तो धर्मेंद्र में ऐसी कौन सी खासियत है। दूसरी बात, जिसको तुमने ये रोल के लिए रिकमेंड किया उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो हम इसके अंदर यही करेंगे। सबसे पहले हीरो की बात करें तो प्रत्येक कहानी में नायक का पता लगाया जाता है। पहले तो बंदे से पूछा जाता है कि इस फिल्म में हीरो कौन है आपकी नज़र में। फिर ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति इस नायक के साथ आत्मीकरण स्थापित करके अपने व्यक्तित्व के शील गुणों को विशेषकर अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दिखलाता है। कि जैसे कि इस पूरी मूवी में तुझे कौन सा बढ़िया लगा, तो वो बंदे से पूछते हैं कि भाई आपको इसके अंदर से कौन सा बंदा अच्छा लगा और उसके कौन से गुण। कई बार क्या है कि मूवीज़ में क्या जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर, जैसे डॉन मूवी है,
डॉन मूवी डॉन 1-2 शाहरुख खान की हो चाहे हमारे अमिताभ बच्चन की हो, तो इसमें नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कैरेक्टर को पसंद करता है तो इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि नायक से व्यक्ति कई बार खुद को रिलेट कर लेता है, खुद की जो आदतें होती है उनको रिलेट करके देखता है। फिर आता हमारा आवश्यकता। क्या आता? आवश्यकता। आवश्यकता की बात करें जिसको कहते हैं नीड। प्रत्येक कहानी में नायक की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या है इसका पता लगाया जाता है कि जिसमें मेन हीरो है उसको क्या क्या चाहिए। मर्रे के अनुसार TAT के द्वारा 28 मानव आवश्यकताओं का मापन किया जाता है, और कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जैसे उपलब्धि आवश्यकता, मतलब नायक क्या चाहता है कि उसको कुछ न कुछ खास मिले, जब भी उस जिसके कारण वो नायक बन सके। उसको क्या है, कुछ न कुछ ऐसा खास मिले जिसके कारण क्या वो नायक बन सके। संबंध आवश्यकताएं, प्रभुत्व आवश्यकताएं, तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो आवश्यकता हो सकती है किसी नायक की। तीसरा आता प्रेस। प्रेस से तात्पर्य कहानी, प्रेस से तात्पर्य क्या है? प्रेस से तात्पर्य कहानी के उस वातावरण संबंधी बलों से होता है जिनसे कहानी के नायक की आवश्यकता या तो पूरी होती है या पूरी होने से वंचित रह जाती है। तो भाई उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ हीरो को क्या क्या चाहिए, कि वो बताएगा हीरो को ये चीज़ें चाहिए। फिर पूछेंगे बताओ उनको मिली कि नहीं मिली, बोले ये वाली चीज़ तो मिल गई और ये वाली चीज़ नहीं मिली। क्या? ये वाली चीज़ तो मिल गई और ये वाली चीज़ नहीं मिली। फिर बोला कि ये वाली चीज़ तो नहीं मिली, तो ऐसे कौन कौन से तुम्हें कारण लगते हैं जिसकी वजह से ये वाली चीज़ नहीं मिली। तो प्रेस का मतलब ये है, प्रेस से तात्पर्य है कि कहानी के उस वातावरण संबंधित बलों से हैं जिससे कहानी के नायक की आवश्यकताएं या तो पूरी होती है या पूरी होने से वंचित रह जाती है। तो मर्रे के अनुसार इस तरह के वातावरण संबंधी बल 30 से अधिक है, कि मर्रे के अनुसार इस तरह के जो वातावरण संबंधी बल है वो कितने 30 से अधिक है। आक्रामकता या आक्रमण तथा शारीरिक खतरा दो महत्वपूर्ण प्रेस होते हैं। मतलब आक्रामकता या आक्रमण तथा शारीरिक खतरा ये दो महत्वपूर्ण प्रेस है जिनका वर्णन क्या अधिकांश कहानियों में मिलता है, जिनके कारण व्यक्ति या जो नायक है अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शारीरिक खतरा, मतलब शारीरिक खतरे की वजह से वह उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए, या फिर आक्रामकता, ये नॉर्मली होते हैं। फिर आता थीमा। क्या आता? थीमा। थीमा की बात करें तो ये थीम भी कह सकते हैं। प्रत्येक कहानी में थीमा का या थीम का निर्धारण किया जाता है, कि जैसे हमारी दृश्यम मूवी है, दृश्यम मूवी की भी एक थीम है। थीमा से तात्पर्य नायक की आवश्यकता तथा प्रेस अर्थात वातावरण संबंधी बलों में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न हुई घटना है। मतलब नायक की जो आवश्यकता है, हीरो की जो आवश्यकता है, और जो प्रेस है अर्थात जो वातावरण है, इनके बीच में जो अंतःक्रिया हुई है, तो अंतःक्रिया से जो उत्पन्न घटना हुई है उसको हम क्या कहते हैं? थीमा या थीम। थीमा के द्वारा व्यक्तित्व में निरंतरता का ज्ञान होता है। थीमा से क्या होता है? व्यक्तित्व में निरंतरता का पता चलता है, निरंतरता का ज्ञान होता है। फिर पांचवा आता परिणाम। क्या था? परिणाम। परिणाम की बात करें तो आउटकम। परिणाम से तात्पर्य इस बात से होता है कि कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है। जो हमारी मूवी है तो मूवी की कहानी है, तो उस कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है, अर्थात कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या अनिश्चित। कहानी पहले से पता चल जाती है देखते देखते, या फिर कहानी लास्ट तक भी आपको समझ नहीं आती या लास्ट तक भी पता नहीं चलती। निश्चित और स्पष्ट निष्कर्ष होने से व्यक्ति में परिपक्वता और वास्तविकता का ज्ञान होने का बोध होता है, कि यदि व्यक्ति कहानी को पूरी तरह से खत्म कर देता है तो इससे उसके पर्सनैलिटी के बारे में ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर क्या परिपक्वता है और वास्तविकता का ज्ञान है, कि वही वास्तव में खत्म होनी चाहिए। उमा चौधरी ने भारतीय कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण तैयार किया था। किसने? उमा चौधरी ने। तो आप याद रखेंगे उमा चौधरी के लिए कही गई बात है। अब आता वाक्य समापन परीक्षण। क्या? वाक्य समापन परीक्षण की बात करें तो हम क्या करते हैं, जिसके बारे में भी, जिसके पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पता करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कि भैया ये अपूर्ण वाक्य प्रयोजन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अधूरे अधूरे वाक्य होते हैं, तो उनको 2-3 पन्ने होते हैं, उनको कहते हैं कि भैया ये लो और एक काम करो, इन वाक्यों को पूरा करो। वो कहते क्या लिखना है, कि तुम्हारे जमे जो ही लिख दो, तुम्हारा जो मन हो वही लिख दो इसके अंदर। इस कथन का प्रयोज्य द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रयोज्य मतलब जिसके व्यक्तित्व के बारे में पता किया जाता है,
तो वो उसको पूरा करेगा, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि एक लाइन आती है कि मुझे गर्व है कि, तो उसे कहते हैं क्या लिखना है कि बता दो आप किसी भी बात पे गर्व है, किसी भी व्यक्ति पे यदि आपको गर्व है तो उसके बारे में लिख दो कि मुझे गर्व है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात पे गर्व हो सकता है। या फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो मुझे इस बात पे गर्व है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मुझे इस बात पे गर्व है। या फिर मुझे गर्व है कि जो हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में सुभाष चंद्र बोस एक थे, मुझे इस बात पे गर्व है। व्यक्ति को किसी भी बात पे गर्व हो सकता है। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं जयपुर में रहता हूँ, तो व्यक्ति को किसी भी बात पे गर्व हो सकता है। मुझे गर्व है कि मुझे एक बेहतर परवरिश के साथ बेहतर माँ बाप मिले, तो व्यक्ति को गर्व किसी भी बात को लेके हो सकता है। फिर आता है कि जैसे मेरे पिता के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि आपके पिता के प्रति कितना सम्मान है, आप पिता को किस नज़रिए से देखते हो। तो मेरे पिता मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे पिता मेरे लिए गर्व का विषय है, मेरे पिता, तो किसी भी कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। फिर आता है जैसे मुझे भय है कि मुझे डर किस चीज़ से लगता है, मुझे भय है कि मेरे प्रति लोगों में नकारात्मकता नहीं फैले, तो मुझे इस चीज़ का भय है कि लोगों में मेरे प्रति क्या नकारात्मकता न हो। तो मुझे भय तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, मुझे भय है। इस तकनीक को अर्ध प्रक्षेपी तकनीक भी कहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? अर्ध प्रक्षेपी तकनीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधी लाइन तो हमने लिख दी और आधी लाइन ही सामने वाला बता रहा है। फिर आता रोजेनविंग का चित्रगत कुंठा परीक्षण। क्या आता है? रोजेनविंग का चित्रगत कुंठा परीक्षण, मतलब रोजेनविंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इससे जानकारी मिलती है कि लोग कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में कैसा आक्रामक व्यवहार अभिव्यक्त करते हैं। कि जैसे कई बार क्या गुस्सा आ जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में व्यक्ति क्या होता है? नॉर्मली आपा खो देता है। क्या होता है? गुस्से में व्यक्ति क्या होता है? आपा खो देता है। आपा खो देता है तो इसका क्या होता है? उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है, वास्तविक जो उसका पर्सनैलिटी होती है, वास्तविक व्यक्तित्व होता है, वो बाहर निकल के आता है। और जब नॉर्मल शांत होता है व्यक्ति, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं चलता है। तो कई बार तो उसे ज़बरदस्ती गुस्सा भी दिलाया जाता है कि भैया गुस्सा आएगा तो उसकी रियलिटी सामने आएगी। तो इससे जानकारी मिलती है कि लोग कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में कैसा आक्रामक व्यवहार अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है? रोजेनविंग के पास 14 क्या है? व्यंग्य चित्र थे, जिनमें दो व्यक्तियों का व्यवहार इस तरह दिखलाया जाता है कि एक व्यक्ति में अवश्य कुंठा उत्पन्न हो, कि एक बात दूसरा व्यक्ति कहता है और एक बात कहने से दूसरे को गुस्सा आ जाए, ऐसी बात कही जाती है। हम आपको बताएंगे कैसे चित्र होते हैं। प्रियो जी से पूछा जाता है कि कुंठित व्यक्ति की अनुक्रिया क्या होगी। भाई इसमें इसको देख के इसको गुस्सा आ गया, तो यदि आप यहाँ पे होते तो आप क्या कहते? हर बात में कहते आप उस स्थिति में होते तो आप क्या कहते? इस अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। कि हर बात में पूछेंगे यदि आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते। उदय पारिक ने भारतीय लोगों पर उपयोग के लिए क्या? उदय पारिक ने भारतीय लोगों पर उपयोग के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित या तैयार किया। जैसे इस तरह के चित्र होते हैं, ये जैसे एक चित्र ही है, ये एक चित्र है भाई, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। ये आप कहेंगे कि आप इसकी जगह क्यों? क्योंकि इसका बॉक्स खाली है, इसका बॉक्स खाली है, इसमें लिखने के लिए कहेंगे ये आप का आदमी है। अरे ये कार जा रही है, कार में जाने वाले जाते जाते कह रहे आई एम वेरी सॉरी, वी स्प्लेडेड योर क्लोथ्स जस्ट नाउ, तो वी ट्राइड हार्ड टू अवॉइड द पेडल। कि मतलब कि हमने कीचड़ को से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और बचने की कोशिश के बाद भी ये कीचड़ आप पे उछल गया और आपके कपड़े गंदे हो गए, और आपको आ रहा है गुस्सा बहुत भयंकर। फिर कहेंगे कि भैया आप इनका क्या जवाब दोगे? उस जवाब के आधार पर ही आपको व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा। फिर जैसे एक चित्र ये आता है, जैसे ये एक महिला है, क्या? ये एक महिला है, ये एक महिला है। इससे क्या है? एक फूलदान टूट जाता है, ये फूलदान है वो टूट जाता है। तो ये महिला कहती है कि हाउ ओफुल, मतलब कितना घटिया बात है, कितना दुखदायक बात है। दैट वाज माई मदर्स फेवरेट वेसल, ये जो फूलदान था, वेसल था, सुराही थी, ये मेरी माँ की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी।
तो कितना घटिया काम कर दिया, आपको आ गया गुस्सा, आपको आ गया गुस्सा। फिर कहेंगे आपको आ रहा गुस्सा, आप बताओ आप क्या कहोगे। तो इस तरह से पूछा जाएगा। या फिर जैसे ये एक चित्र है, इसमें भी ऐसा ही है कि आई गेव लीस्ट, क्या ये महिला कहती है इस लड़की को कि आई गेव द लास्ट वन टू योर ब्रदर, कि मतलब जो ये आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के लिए कहती है कि जो पिछली थी ना, लास्ट थी, आखिर थी, वो तो मैंने तुम्हारे भाई को दे दी। अब तुम क्या यहाँ क्या ढूंढ रही हो, एक ही आखिरी बची थी, वो मैंने तुम्हारे भाई को दे दी। तो ये लड़की बच्ची के लिए कहेंगे कि बच्ची की जगह तुम होते तो क्या कहते। तो बच्ची कहेगी भैया कि एक ही बच्ची दे दो, उसको क्यों दी, वो तो या तो आधी आधी करते या फिर कैसे करते। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप उस स्थिति में होते तो क्या कहते। कि जैसे ये एक स्कूटर चला रहा है बंदा, छोटा बच्चा, उसके पीछे एक लड़की चल रही है, कि ये कहती है कि कहाँ जा रहे हो, ये स्कूटर मेरा है, मुझे वापस दो। तो आप इस बच्चे की जगह क्या होते, तो आप क्या कहते हैं। तो इस तरह से चित्र होते हैं। तो चित्र में जैसे मान लीजिए कि यह है कि ये जो बंदा है, क्या कहते हैं, ये जो बंदा है कहते हैं यू कांट सी एनीथिंग, कि तुम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी कुछ नहीं देख सकते। मूवी हॉल में है, या आगे बंदा बैठा है जो जिसकी वजह से क्या है कुछ भी देख नहीं पा रहे, और आपकी वजह से देख नहीं पा रहे, और आपको कह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे। तो इस तरह की बातें होती है इस क्वेश्चन चित्रों के अंदर। रोजन विंग का जो चित्रकुंठा परीक्षण होते हैं उसमें ऐसा ही किया जाता है। ऐसे सवाल होते हैं जिनसे आपसे पूछा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में आप यदि आप होते तो आप क्या करते। और उदय पारिक ने क्या किया, भारतीय लोगों पर उपयोग के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया है। फिर आता वक्तव्य व्यक्तांकन चित्रण परीक्षण। क्या व्यक्तांकन चित्रण विधि की बात करें, तो बात करें इस परीक्षण में व्यक्ति को एक कागज पर, इस परीक्षण में क्या करते हैं, व्यक्ति को एक कागज पर किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। उसको कहते हैं कि भाई तुम क्या करो, एक आदमी का चित्र बनाओ, और चित्र के पात्र पर कहानी लिखने को कहते हैं। क्या कहते हैं कि पहले एक चित्र बनाओ, लास्ट पे कहते हैं कि अब तुमने चित्र तो बना दिया, अब इस चित्र को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि एक कहानी बनाओ। अलग अलग चित्रांकन के आधार पर, क्यों, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग तरह का चित्र बनाएंगे, और अलग अलग चित्र बनाएंगे तो उसी के आधार पर कहानी भी लिखेंगे, और इस आधार पर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। जैसे चित्र बनाया तो चित्र में उंगलियां बड़ी बड़ी बना दी, तो इसका अर्थ है व्यक्ति आक्रामक है। और व्यक्ति कैसा आक्रामक है, एग्रेसिव है। आनुपातिक रूप से सिर बड़ा बना दिया, कि शरीर छोटा रह गया, सिर बड़ा है, तो आंगिक रूप से मस्तिष्क रोग और सिर दर्द वाली बात आती है, कि मतलब ये हमेशा इसका सिर दुखता रहता है, और क्या आंगिक रूप से मस्तिष्क रोग है इसको। तो ये ऐसी बातें निकल के आती है। फिर बात आती है तीसरे व्यवहार परक विश्लेषण मापन विधि। क्या आता है, व्यवहार परक विश्लेषण मापन विधि की बात करें तो विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार, क्या विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचनाएं देता है। क्या सार्थक सूचनाएं प्रदान करता है, जैसे हमारे साक्षात्कार है, प्रेक्षण है, स्थिति परक परीक्षण है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार परक विश्लेषण मापन विधि। पहला आता है साक्षात्कार। पहला क्या आता है, साक्षात्कार। साक्षात्कार की बात करें तो मूल्यांकन के उद्देश्य, कि साक्षात्कार में क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य लक्ष्य के आधार पर साक्षात्कार असंरचित और संरचित हो सकते हैं। कैसे होते हैं, संरचित और असंरचित हो सकते हैं। संरचित और असंरचित की बात करें तो असंरचित साक्षात्कारों में प्रयोज्य से अनेक तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और उसके बारे में एक छवि या धारणा विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह के माइंडसेट का बंदा है। तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और उनके बारे में एक छवि या धारणा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। प्रयोज्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्तित्व को उद्घाटित करने हेतु पर्याप्त संभावना होती है कि वो जो सवाल पूछे जाते हैं उनके आधार पर उसके पर्सनैलिटी का पता चल जाए, ये करने की उनकी पूरी कोशिश रहती है। फिर संरचित साक्षात्कार में कहते हैं एक निश्चित तय प्रक्रिया के तहत अत्यंत विशिष्ट प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य प्रकार के सवाल नहीं होते हैं उसमें, विशिष्ट प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसा प्राय प्रयोज्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ तुलना के लिए किया जाता है।
तो हमारे संरचित साक्षात्कार में क्या अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि हमारे असंरचित साक्षात्कार में सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है अब ऑब्जर्वेशन, मतलब अर्थ देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अर्थ देखना। इस विधि में प्रशिक्षित प्रेक्षक के द्वारा, मतलब ट्रेंड ऑब्जर्वर के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को, उसके हाव भाव को, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ट्रेंड प्रेक्षक होता है, क्या होता है ट्रेंड प्रेक्षक या ट्रेंड जो हमारा ऑब्जर्वर होता है। एक मिनट आता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी विधि थी, इसमें क्या होता है, कोई ट्रेंड ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है, ट्रेंड ऑब्जर्वर होता है। ट्रेंड ऑब्जर्वर के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा, इसको देखकर उसके व्यक्तित्व या उसके पर्सनैलिटी के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता हमारा तीसरा स्थितिपरक परीक्षण। क्या था, स्थितिपरक परीक्षण की बात करें तो इसमें व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या, पहले तो क्या है, नॉर्मल रहते हैं, फिर उसको एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसको विशेष परिस्थिति में डाल दिया जाता है और विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला ऐसा परीक्षण स्थितिपरक दबाव परीक्षण है। क्या, सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला ऐसा परीक्षण क्या है, स्थितिपरक दबाव परीक्षण होता है। उदाहरण के लिए देखें कि व्यक्ति को दबाव परक परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन कर पता लगाना कि व्यक्ति अधिक गुस्से वाला है या धैर्यवान है। कि व्यक्ति को दबाव परक स्थिति में डाला जाता है, ऐसी परिस्थिति में डालने की कोशिश की जाती है कि जिसमें व्यक्ति प्रेशर में आ जाए या दबावपूर्ण स्थिति में आ जाए, महसूस करे। तो फिर उसके बाद महसूस किया जाता है कि वह जो बंदा है वो दबावपूर्ण स्थिति में उसको गुस्सा आता है, ये धैर्य से काम लेता है। तो यह आता है हमारी स्थितिपरक परीक्षण। फिर आता हमारा नाम निर्देशन। क्या था, नाम निर्देशन की बात करें तो इसका उपयोग प्राय समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग क्या, किस लिए किया जाता है, प्राय समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के मूल्यांकन में किया जाता है जिनके बीच दीर्घकालिक अंतःक्रिया होती रहती है। क्या, इसका प्रयोग उन व्यक्तियों के मूल्यांकन में करते हैं, नाम निर्देशन, जिनके बीच में दीर्घकालिक अंतःक्रिया होती रहती है और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें क्या, एक व्यक्ति को बुलाते हैं कि उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारा दोस्त है तुम उसके बारे में कुछ बताओ। कुछ बताओ मतलब वो कैसा बंदा है, क्या चाहता है, कैसे क्या करता है, कैसे क्या नहीं करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समूह के एक या अधिक व्यक्ति का चयन करने के लिए कहा जाता है। भाई कोई एक ग्रुप है, ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई तुम एक ग्रुप में से किसी एक आदमी का चयन करो या दो आदमी का चयन करो, जिसके साथ वह काम करना, पढ़ना, खेलना ये सब करना पसंद करेगा। फिर पूछते हैं क्यों। चयन करने के बाद पूछते हैं कि भैया ऐसे इनके अंदर कौन कौन सी बातें थी जिनकी वजह से आप इनके साथ खेलना, पढ़ना, रहना, काम करना पसंद करोगे। तो एक तरह से वो उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की विशेषताएं हो जाती है। फिर उपागम की बात करें, दो तरह के उपागम होते हैं। एक तो नियमान्वेषी उपागम होता है और एक भावमूलक या वृत्ति उपागम होता है। तो उनकी बात करें तो नोमोज मतलब प्रथा या नियम होता है, इडियोज का मतलब होता है स्वयं का या निजी। दो शब्द होते हैं, नोमोज, नोमोज का अर्थ होता है प्रथा या नियम, इडियोज, इडियोज का अर्थ होता है स्वयं का या निजी का। नोमोज का अर्थ क्या होता है, यह एक समष्टि केंद्रित उपागम होता है। क्या होता है, समष्टि केंद्रित उपागम है जो लोगों को व्यक्तित्व विशेषकों के आधार पर समूहों में बांटता है। जो लोगों का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी विशेषकों के आधार पर समूहों में बांटता है। इडियोज क्या करता है, यह एक व्यष्टि आधारित उपागम है जो समूह के बजाय व्यक्ति पर केंद्रित होता है। तो किस पर केंद्रित होता है, व्यक्ति पर केंद्रित होता है और मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता होती है। और ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता होती है
जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति में विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नियमानुवेशी उपागम की बात करते, यह लोगों के बड़े समूह से, क्या, यह लोगों के बड़े समूहों से प्राप्त मात्रात्मक आंकड़ों पर ध्यान देता है। क्या? मात्रात्मक आंकड़ों पर ध्यान देता है। जैसे हमारा आइजेंग व्यक्तित्व प्रश्नावली, 16 प्राथमिक कार्य प्रश्नावली, और दूसरा होता है हमारा कौन सा? ये हमारा इडियोस होता है। तो हमने ये देख रहे हैं, इन वीडियो को दो भागों में बांट के देख रहे हैं। यह व्यक्ति पर केंद्रित गुणात्मक आंकड़ों पर है। यह क्या है? व्यक्ति पर केंद्रित गुणात्मक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो गुणात्मक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे हमारे केस स्टडी, असंरचित साक्षात्कार। तो इस तरह हमने जो शील गुण परीक्षण देख लिए, सारे के सारे व्यक्तित्व परीक्षण देख लिए। अब आज बात करते हैं नया टॉपिक हमारा लर्निंग या अधिगम। उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बारे में बातचीत करेंगे, लर्निंग या अधिगम के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करें लर्निंग या अधिगम क्या होता है। तो अधिगम की बात करें, अधिगम क्या होता है? अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा, क्या? अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार में तथा व्यवहार की क्षमता में, क्या? व्यवहार में तथा व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार में तथा व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, जो स्थायी परिवर्तन हो। कॉल्विन साहब क्या कहते हैं? पहले से जो निर्मित व्यवहार है, क्या पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन करने को ही अधिगम कहते हैं। और ये बात कौन कह रहा है? कॉल्विन। तो कॉल्विन क्या कहता है? पहले से निर्मित आपका जो व्यवहार है, क्या? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। स्किनर साहब क्या कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। कि धीरे धीरे समय के साथ जो अनुकूलन करते हो, जो परिवर्तन लेके आते हो, यह परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम या लर्निंग कहलाता है। फिर आता है अधिगम की विशेषताएं या लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो अधिगम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम के कारण क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थायी होता है। नॉर्मली ये परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। कि जैसे ही कोई व्यक्ति यदि साइकिल चलाना सीख लेता है तो वह जीवन में कभी भी भूलता नहीं है साइकिल चलाना। एक बार सीख लिया तो सीख लिया, मतलब सीख लिया तो सीख लिया, वो भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि साइकिल नहीं चलाता तो साइकिल चलाना भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। व्यवहार में ये परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। क्या? जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है ये बाह्य रूप से दिख भी सकता है और आंतरिक रूप से भी हो सकता है। जैसे कई बार तो कोई परिवर्तन के जिम जाने लगता है तो उसके शरीर अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा, तो बाहर से दिखेगा। और यदि कोई व्यक्ति कोई तैयारी करने लगता है, तैयारी करता है तो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन वो आंतरिक रूप से तो दिखेगा ही। अधिगम में सदैव किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल होता है। क्या होता है? अधिगम में क्या होता है? सदैव किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल होता है। उस अनुभव के आधार पर क्या आप नई नई चीजें सीखते हैं। अधिगम क्या सृजनात्मक होता है? क्या अधिगम क्या होता है? सृजनात्मक होता है, अर्थात ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। अधिगम क्या है? ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। तो हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। व्यवहार में जो ये परिवर्तन हुआ है ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल होता है। अधिगम में क्या होता है? किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल होता है। अधिगम सृजनात्मक होता है, अर्थात ज्ञान एवं अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है अधिगम। अब बात करेंगे अधिगम के प्रकार या प्रतिमान। अधिगम के प्रकार या प्रतिमान की बात करें तो पहला आता अनुबंधन अधिगम। क्या था? अनुबंधन अधिगम की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता प्राचीन अनुबंधन। क्या था? प्राचीन अनुबंधन। उसकी बात करें तो ये सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था। तो ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलोव। इसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, कौन सा? अनुबंधन तो प्राचीन सिद्धांत।
तो इस बात करते हैं, इस अनुबंधन में क्या दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य स्थापित किया जाता है, मतलब कुत्ते पर किया गया था। दो उद्दीपकों के बीच में साहचर्य स्थापित होता है। पहला उद्दीपक मतलब अनुबंधित उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। अनुबंधित उद्दीपक के बारे में अनुबंधित अनुक्रिया होती है। क्या होता है? अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित अनुक्रिया होती है। इसका अनुप्रयोग कुत्ते पर किया गया और घंटी बजाने के पश्चात कुत्ते को भोजन दिया गया। घंटी बजाने के पश्चात भोजन न देने पर भी कुत्ते के द्वारा लाल का स्त्रवण किया गया। अब आपको थोड़ा ठीक से समझा देते हैं प्राचीन अनुबंधन क्या होता है। तो पावडर साहब क्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया इन्होंने। कुत्ता लिया और कुत्ते की जो लार ग्रंथियां होती है, गले के अंदर एक ट्यूब लगा दी। क्या लगा दी? ट्यूब लगा दी। ट्यूब से ये पता चल जाए कि कुत्ते के लार आ रही है या नहीं आ रही, नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है या नॉर्मल आ रही है। तो एक परीक्षण किया, रोजाना क्या करते, एक घंटी बजाते और घंटी बजाने के 1 मिनट के अंदर अंदर उसे खाना दे देते। और उन्होंने रोज ही ऐसा करते रहे तो कुत्ता तो समझ गया होगा कि घंटी बजाने के बाद खाना मिलता है। एक दिन क्या किया उन्होंने, घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया उसको। क्या? खाना नहीं दिया। तो लार उसकी उसी लेवल में आई, खाना नहीं दिया उसकी। तो हमने क्या है उसको ये चीज़ सिखा दी है कि घंटी का संबंध कुत्ते ने क्या सीख लिया? खाने से। तो इस सिद्धांत को दोबारा देख लेते हैं। इस अनुबंधन में दो उद्दीपक, मतलब दो उद्दीपक क्या है? एक तुम्हारा घंटी बजाना और लार आना। क्या? लार आना और घंटी बजाना, दो उद्दीपक के बीच में साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है। साहचर्य मतलब एक होता है तो दूसरा भी अपने आप ही होने लगता है। ठीक है, तो इसमें इस अनुबंधन में क्या होता है, दो उद्दीपकों के बीच में साहचर्य स्थापित होता है। पहला उद्दीपक मतलब अनुबंधित उद्दीपक जिसमें हमने घंटी बजाई थी, दूसरे उद्दीपक मतलब लार आने की सूचना देने वाला बन जाता है कि घंटी बजाएंगे तो लार आने लगेगी। अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित अनुक्रिया होती है, मतलब लार आनी शुरू हो जाती है। तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। घंटी बजा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे और इसको भी चेक कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इन्होंने सिद्धांत भी इसी के आधार पर दिया है। दूसरा था क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। क्या होता है? क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। तो इसकी बात करें तो स्किनर के द्वारा इसका अध्ययन चूहों पर किया गया। किसने? स्किनर ने क्या किया? इसका उपयोग क्या? चूहों पर किया। तो हम आपको बता दें क्या किया है उन्होंने। उन्होंने ऐसे किया कि जैसे ये एक बॉक्स बनाया, कि जैसे ये एक बॉक्स बनाते हैं, लाल कलर में बॉक्स बनाते हैं कि एक बॉक्स बनाया, ये एक बॉक्स बनाया, ये एक बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स में क्या है? बहुत सारे रास्ते बनाए। क्या? बॉक्स में बहुत सारे रास्ते बनाए। जैसे एक रास्ता ये, सॉरी ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता ऐसे बनाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और यहाँ पे क्या किया? खाना रख दिया। क्या है? यहाँ पे इन्होंने क्या किया? खाना रख दिया। ये खाना रख दिया। तो चूहा है, चूहे के लिए क्या है? खाना यहाँ पे रख दिया। अब चूहे को क्या है? यहाँ पे छोड़ा जाता है। हमेशा चूहे को यहाँ पे छोड़ा जाता है। क्या? चूहे चूहे को यहाँ छोड़ा जाता है। तो चूहा जब भी जाता, क्या? चूहा जब भी जाता तो चूहा पहले कैसे जाएगा? कि जैसे क्या होगा? पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता है। लेकिन क्या है कि फिर ऐसे जाके वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे जाके इधर जाएगा और अंत में वह जाके ऐसे चला जाएगा। तो अंत में वहाँ जाकर खाना यहाँ पे है तो ये खाने के पास चला जाएगा। ठीक है, पहली बार में ये देखा कि उसको जाने में कितने मिनट लगे, 20 मिनट में वो खाने के पास पहुँच गया। फिर अगली बार उसी चूहे को इसमें वापस छोड़ा गया और खाना यहाँ पे रखा गया। खाना क्या? यहाँ पे खाना रखा गया। तो उस चूहे को छोड़ा तो वह 18 मिनट में उस खाने तक पहुँच गया। क्या? 18 मिनट में उस खाने तक पहुँच गया। और हर बार जब उसको छोड़ा जाता है तो अगली बार उससे कम समय लगता है, मतलब अगली बार वो 15 मिनट में उस खाने तक पहुँच गया, फिर अगली बार वो 10 मिनट में पहुँच गया। इसका मतलब उसने उस रास्ते को सीख लिया है। किस रास्ते से वो खाना मिलेगा, इस रास्ते को उस चूहे ने सीख लिया है और सिखाना ही हमारा उद्देश्य है।
क्या है, सिखाना ही हमारा उद्देश्य है। इसका अधिगम मतलब लर्निंग मतलब सिखाना, तो हमने सिखाना सीख लिया है इसके माध्यम से। तो बात करें स्किनर की, तो क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों के द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती और उनके नियंत्रण में रहती है। इन क्रिया प्रसूत व्यवहारों का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। इसमें की गई अनुक्रिया किसी निमित्त विशेष द्वारा हेतु होती है, अतः इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। इस अधिगम का प्रमुख निर्धारक प्रबलक है। क्या होता है? प्रबलक होता है। प्रबलक वह परिणाम या उद्दीपक की घटना होती है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देती है। जो वांछित रूप से कोई घटना घटित होती है तो उसकी जो संभावना है उसको बढ़ा दे, उसे क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। फिर आता हमारा कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्या था? प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करें तो इसमें क्या होता है? यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया? अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया? पढ़ लेते हैं। इस अधिगम में क्या है? व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों के द्वारा माता पिता की खाना खाने की अनुक्रिया का अनुकरण करना, कि बच्चे क्या है, माता पिता को खाना खाते हुए बहुत सारे काम करते हुए देखते हैं। खाना खाते हुए, चलते हुए, बच्चों से बात करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, छोटों से बात करते हैं, हर तरह की क्रिया देखते हैं और उनको देखते 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 बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति के को किए जाने वाले व्यवहार की जानकारी नहीं होती, तब वह दूसरे के व्यवहार के प्रेक्षण से सीखकर व्यवहार करता था। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। फिर आता हमारा संज्ञानात्मक अधिगम। क्या था? संज्ञानात्मक अधिगम। तो उसकी बात करें तो इस अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो अधिगम करते समय घटित होती है। इस सीखते समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है उन पर ध्यान दिया जाता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। क्या? कार्यकलापों की बजाय क्या? उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है, सीखने वाले व्यक्ति है। इसको भी कुछ भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम हमारे कोहलर के द्वारा किया गया था, चिंपैंजी और केले की। तो ये तो चित्र डालना मैं भूल गया। इसमें क्या होता है? एक बॉक्स होता है, मतलब एक कमरा होता है। कमरे में क्या है? बहुत सारे बॉक्स गिरा दिए जाते हैं। इस तरह बहुत सारे बॉक्स गिरे होते हैं नीचे, और यहाँ पे क्या है? केले लटके हुए रहते हैं। क्या? केले लटके हुए रहते हैं। एक चिंपांजी को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। चिंपांजी को छोड़ दिया। चिंपांजी क्या है कि पहले तो क्या है? लटकने की कोशिश करता है। क्या? चिंपांजी उन केलों को लेने की खूब कोशिश करता है, लेकिन चिंपांजी, जैसे ये चिंपांजी है, ये केलों को लेने की खूब कोशिश करता है लेकिन उसकी हाइट से ऊपर है। तो चिंपांजी क्या करता है? इन डब्बों के ऊपर एक डब्बे बिछा देता है और उसके ऊपर चढ़ के केले तोड़ लेता है। तो जबकि उसको कुछ भी नहीं पता था कि इन डब्बों को ऊपर डब्बे रखने से उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें, लेकिन चीज़ों को देखकर वह सीख गया कि ऐसा करने पर वह इन केलों को प्राप्त कर सकता है। क्या? ऐसा करने से वह क्या? इन केलों को प्राप्त कर सकता है। तो उसने अंतर्दृष्टि अधिगम किया, मतलब खुद ही चीज़ों को सीख लिया। तो ये हमारा कोहलर ने ये वाला प्रयोग किया था, चिंपांजी और केले के ऊपर। तो इसमें समस्या का समाधान अचानक खोज लिया जाता है, कि समस्या तो रहती है लेकिन अचानक ही क्या है? उस समस्या का समाधान मिल जाता है। इसे सूझ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे क्या? सूझ अधिगम का सिद्धांत या सीखने की सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर आता है अव्यक्त अधिगम। टॉलमैन के द्वारा चूहे तथा भूल भुलैया का होता है अव्यक्त अधिगम की। तो इस अधिगम में नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता जब तक कि उसे प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। सॉरी, वो चूहे वाला था ना, जिसके अंदर वो रास्ता मिन ये समय कम होता जाता है, वो हमारा ये अव्यक्त अधिगम के अंदर आएगा। उसके लिए सॉरी, आप इसके अंदर देखेंगे कि टॉलमैन ने किया था ये चूहे और भूलभुलैया वाला जो प्रयोग था वो वाला। तो इस अधिगम में नया व्यवहार सीख लिया जाता है, लेकिन जैसे मान लो कि उसने 20 मिनट में वो चूहे वाला था कि 20 मिनट में पहली बार खाना ढूंढा, तो वो कुछ समय बाद भूल जाएगा उस रास्ते को। अगर उस पर दोबारा ना कराया गया, दोबारा कराएंगे उसको, तो 18 मिनट में खाना ढूंढ लेगा उस भूलभुलैया में। अगली बार वो 15 मिनट में ढूंढ लेगा, लेकिन अगर उसको अगली बार नहीं भेजा उसके अंदर, तो फिर अगली बार भेजेंगे तो फिर 20 मिनट लेगा।
लेकिन वही बात है कि उसको बार बार प्रैक्टिस लेंगे, बार बार उसी काम को कराएंगे तो उसमें प्रबलन गुण आ जाएगा, मतलब उसको परफेक्टली वो सीख जाएगा। फिर आता वाचिक अधिगम। क्या था वाचिक अधिगम की बात करें तो यह अधिगम केवल मनुष्य तक ही सीमित है। वाचिक अधिगम क्या है, वह मनुष्य तक ही सीमित है। इस अधिगम में मनुष्य किसी घटना, वस्तु और इसके लक्षणों के बारे में शब्दों के माध्यम से ही ज्ञात कर पाता है। वाचिक अधिगम में क्या होता है कि मनुष्य किसी वस्तु, घटना और इसके लक्षणों के बारे में शब्दों के माध्यम से ही सीख पाता है, ज्ञान कर पाता है। इसमें एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है कि एक लाइन का दूसरी लाइन से शब्द जुड़ जाते हैं और वाक्य बनने लगते हैं। तो आप क्या है, कई बार कुछ चीज़ों को अकेले याद नहीं कर सकते, जैसे कुछ कुछ होता है तो कुछ को याद नहीं कर सकते कभी भी, कहीं कुछ कुछ होता है को बहुत बार याद कर सकते हो। जैसे आई लव यू शब्द है तो आई लव यू को तो आप तीनों को याद कर सकते हो, लेकिन आई को कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या है, वाचिक शब्द अधिगम में एक साथ शब्दों को नहीं, पूरी लाइनों को भी याद कर सकते। फिर आता हमारा संप्रत्यक्ष संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम की बात करें तो हमारे संसार में विद्यमान प्राणियों, घटनाओं और वस्तुओं आदि को वर्गों में सुव्यवस्थित करना ताकि एक वर्ग की वस्तुओं को एक जैसा जाना जा सके। हालांकि ये अपने लक्षणों में भिन्न हो सकते हैं। क्या हमारे संसार में विद्यमान जितने प्राणी हैं, घटनाएं हैं, वस्तुएं, इन सब को वर्गों में सुव्यवस्थित करना ताकि एक वर्ग की वस्तुओं को एक जैसा जाना जा सके। हालांकि ये क्या है, लक्षणों में भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरणों में संप्रत्यय अधिगम अंतर्निहित होता है। संप्रत्यय की व्याख्या विशेषताओं और गुणों के समूह के रूप में की जाती है जो किसी नियम से जुड़े हुए, जो क्या है किसी नियम से जुड़े हों तो ऐसे समूह के रूप में की जाती है। फिर आता हमारा कौशल अधिगम। क्या था, कौशल अधिगम की बात करें तो कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौशल को किस रूप में जाना जाता है, तो कोई जटिल कार्य, मुश्किल काम है, उसको आसानी से और दक्षता से करने की जो योग्यता है उसी को हम क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। कौशल अधिगम की बात करें तो कौशल अधिगम निरंतर अभ्यास और अनुभव से ही संभव होता है। कौशल अधिगम कैसे आता है, निरंतर आप यदि अभ्यास करोगे और अनुभव से ही संभव होगा। अतः कह सकते हैं कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। फिट्स के अनुसार देखें तो कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। क्या होता है, कौशल अधिगम होता है तो कौशल अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है। पहला आता है संज्ञानात्मक, फिर साहचर्यात्मक और फिर स्वायत्त। पहला क्या आता है, संज्ञानात्मक, दूसरा आता है साहचर्यात्मक और तीसरा क्या होता है, स्वायत्त। तो 3 चरणों में होती है हमारी क्या, अधिगम की प्रक्रिया। पहला प्रकार होता है संज्ञानात्मक, मतलब दिए गए सभी दिशा निर्देशों को समझना और फिर उनको याद करना। जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सब के सब दिशा निर्देशों को आपने समझा और फिर क्या किया, याद किया। फिर आता हमारा उद्दीपकों को उपयुक्त अनुक्रिया से जोड़ना। जो उद्दीपक है, जिस चीज़ से आपको उद्दीपन मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा वो मिलता है, तो उसको उपयुक्त अनुक्रियाओं से जोड़ना, तो साहचर्यात्मक होता है। तीसरा स्वायत्त, इस चरण में जो अवधानिक मांगे होती है वो कम हो जाती है और कौशल अधिगम पूर्ण हो जाता है। और फिर क्या होता है, कौशल अधिगम पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आज हम यहीं तक रखेंगे, अधिगम की शैलियाँ अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको समय से और एक अच्छा कंटेंट मिल सके। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।